मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हर बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क है तो ही आप सुरक्षित हैं। बाहर निकलें घर से तो जरूर मास्क पहनें। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। पुलिस ने इस मामले में लोनी बॉर्डर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने उम्मेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता पर भी केस दर्ज किया। उम्मेद पहलवान पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप है। पुलिस इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने ट्विटर पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में ये केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। अमित सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अमित जी अर्पिता, इस मामले में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी कुल अब तक 5 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है। इसके अलावा उम्मेद पहलवान जो कि स्थानीय नेता हैं और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन पर भी FIR दर्ज हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो परवेज गुज्जर, एक आरोपी जो कि उस दिन घटना वाले दिन वो शख्स वहीं पर मौजूद था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी किसी और मामले में हो गई थी। आज उसकी जो रिमांड है वो कोर्ट से गाजियाबाद पुलिस मांग रही है ताकि पूरे तथ्यों का पता लगाया जा सके। बीते रात जो जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ लगातार जारी है और उसके बाद जो है परवेज गुज्जर जो कि अभी न्यायिक हिरासत में है उससे भी पूछताछ होगी। तो जाहिर तौर पे सभी तीनों आरोपियों को एक साथ बैठाकर भी पहले तो अलग अलग पूछताछ होगी और अलग अलग पूछताछ होने के बाद फिर एक साथ बैठाकर पूछताछ होगी। उम्मेद पहलवान पर भी FIR दर्ज हुआ है जो कि स्थानीय नेता है, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आरोप है कि जिस दिन घटना वाली रात ये घटना हुई उसके बाद पीड़ित बुजुर्ग के साथ सबसे पहले उन्होंने ही फेसबुक लाइव किया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने का आरोप है उन पे। तो जाहिर तौर पे इस मामले में गाजियाबाद पुलिस लगातार शिकंजा कसते जा रही है। अर्पिता, इस पूरे मामले में 3 FIR दर्ज हुई है। एक FIR 5 जून की घटना पर हुई है, दूसरी FIR ट्विटर इंडिया के खिलाफ हुई है और तीसरी FIR उम्मेद पहलवान पर हुई है। जिस तरीके से कल मैंने अमित पाठक से बातचीत की थी, अमित पाठक का साफ साफ ये कहना था कि जिन लोगों ने अपने ट्वीट को डिलीट भी किया है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के, इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस हरकत में आई तो उन लोगों ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन उनका रिकॉर्ड भी जो है वो गाजियाबाद पुलिस के पास है और सोशल मीडिया उनका जो प्लेटफॉर्म जो अधिकारी देखते हैं वो उनकी पैनी नजर उस पर है। तो जाहिर तौर पे हर किसी पर जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है गाजियाबाद पुलिस का। और जिन लोगों ने भी गलत बयानबाजी की है, जैसे ही गाजियाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में सफाई दे दी और पूरा मामला बता दिया कि ये इस तरीके से ये मामला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई। तो जाहिर तौर पे जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन पर लगातार गाजियाबाद पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। अर्पिता, ठीक है अमित, आप रहिए जरा साथ। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। उधर गाजियाबाद पिटाई मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने उस बुजुर्ग का एक वीडियो जारी किया जिसकी पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई। बार आया था तू करने? किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा? भेजा के मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के जो तमीज सभी देके गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने के ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के पर झूठ रहे थे नहीं ये? हाँ। इंतजार ने क्या भेजा था? कहा कि ये मेरे फेवर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजा इंतजार ने? बस हमें देखिए केस दर्ज हो गया है। ट्विटर का भी क्या कोई जवाब आया, क्योंकि ट्विटर के भी 2 अधिकारी बताए जा रहे थे, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई थी। देखिए अभी फिलहाल ट्विटर इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। ट्विटर इंडिया को अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने के लिए जो IO, इंस्पेक्टर रैंक का IO जो है इस पूरे मामले में गाजियाबाद आला अधिकारियों के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब जाहिर तौर पे वो IO जो है वो ट्विटर इंडिया के अधिकारियों को नोटिस जारी करेगा और उसके बाद पूछताछ में शामिल होने की बात कहेगा। ट्विटर पर सीधा सीधा आरोप है कि ट्विटर को इस पूरे मामले के तथ्यों के बारे में जानकारी थी, उसके बावजूद इस वीडियो को डिलीट नहीं किया गया, इस वीडियो को हटाया नहीं गया, जबकि ट्विटर को पूरे मामले की जानकारी थी कि मामला क्या है
लेकिन फिर भी गलत तथ्यों के साथ इस वीडियो को ट्वीट रिट्वीट किया जा रहा था और इस पर इस वीडियो को नहीं हटाया, तो जाहिर तौर पे ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और अब जो है जो आईओ जो है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता शलभ त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने एक और बातचीत की थी और वो उसी बुजुर्ग से। शलभ, जब आपने बातचीत की उसमें क्या पाया? नहीं, देखिए, ये बातचीत मेरी नहीं है, ये वो घटना है जिसमें ये ओरिजिनल वीडियो है, ये वो असली वीडियो है। जिन लड़कों ने पिटाई की है उन लड़कों ने जो वीडियो बनाया था ये वो ओरिजिनल वीडियो है, जिसको बाद में एडिट करके उसमें तमाम सारी चीजें से गायब कर दी गई। ये वो ओरिजिनल वीडियो है जिसमें वो लड़के बातचीत करते हुए बता रहे हैं कि तुमने ताबीज क्यों दिया था, और ये अब्दुल समद उस बात की पूरी तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने ताबीज इंतजार नाम के एक युवक के कहने पर दिया था, जिसने ये कहा था कि इन लोगों से मेरा काम है, इनको ताबीज देकर मेरे वश में कर दो तो मेरा काम इनसे निकल जाएगा। इसके चलते उसने ताबीज दिया था। ये बात उस कबूलनामा है इस पूरे वीडियो में। और इसी वीडियो के बाद इस बुजुर्ग को मारा पीटा गया था, उनकी दाढ़ी काट दी गई थी। लेकिन जो लोग दंगे कराना चाहते थे उन्होंने इस पूरे वीडियो में छेड़छाड़ की, उसको एडिट किया, ये सारी बातचीत गायब कर दी और ये अफवाह फैला दी कि इस बुजुर्ग से जय श्री राम न कहने पर इनकी दाढ़ी काटी गई, इनको मारा पीटा गया। पूरी अफवाह फैलाकर दंगा कराने की जिन लोगों ने कोशिश की उन्होंने इसको वायरल किया और ट्विटर पर भी लगातार ये वीडियो वायरल होता रहा। ट्विटर की तरफ से भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये वो ओरिजिनल वीडियो है जो मारपीट का वीडियो है, जिसमें ये लड़के जो मारपीट कर रहे हैं उन्होंने जो वीडियो बनाया था ये वही वीडियो है। अब किस तरीके के एक्शन आपकी सरकार लेने वाली है शलभ? देखिए, एक्शन तो आपको लगातार दिख रहा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसको लेकर एक बड़े पैमाने पे साजिश थी। उम्मेद पहलवान जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है उसने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफवाह फैलाई। अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन तमाम जगहों पे इसके बाद धरना प्रदर्शन आंदोलन की शक्ल में उन्माद फैलाने की पूरी तैयारी थी और इसको लेकर पुलिस के पास बहुत सारे तथ्य मिल चुके हैं जिनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के नाम और भी आ रहे हैं जिन्होंने ट्विटर पर, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को वायरल किया, अनाप शनाप बातें लिखी, अफवाहें फैलाई। उन सबके नाम इन्वेस्टिगेशन में दर्ज किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। उम्मेद पहलवान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया गंभीर धाराओं में। फिलहाल पुलिस का कहना है कि छापेमारी की गई उसके ठिकानों पर, वो फरार है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये कि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई तेज कर दी। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में दरअसल शिकायत दर्ज कराई गई है। स्वरा भास्कर के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई है। अरफा खानम शेरवानी के खिलाफ भी ये शिकायत दर्ज कराई गई है। तो बड़ी खबर, वायरल वीडियो केस में ये शिकायत दर्ज करवाई गई। ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ भी इसमें शिकायत दर्ज कराई गई है। ये पूरा मामला बुजुर्ग की मारपीट पर भड़काऊ ट्वीट के आरोप में हुआ है और उसी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई जो कि स्वरा भास्कर के खिलाफ। और अब किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ती है इस पर नजर रहेगी, लेकिन दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही साथ ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। आनंद जी देखिए, डीसीपी नई दिल्ली दीपक यादव के मुताबिक जो एक एडवोकेट है अमित आचार्य, उन्होंने एक शिकायत जो है वो दिल्ली पुलिस को दी है और उसमें सीधे तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि गाजियाबाद के लोनी में जो बुजुर्ग पिटाई का जो एक वायरल वीडियो हुआ था जिसने काफी तूल पकड़ा था और बाद में कहानी कुछ और निकली थी, जिसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई थी। उस मामले में इस बुजुर्ग के साथ पिटाई के सपोर्ट में स्वरा भास्कर, अरफा खानम शेरवानी, आसिफ खान और ट्विटर इंडिया, इन तमाम लोगों के खिलाफ शिकायत दी है जो एडवोकेट हैं और उस पर जो लीगल एक्शन है वो पुलिस लेगी। पुलिस का कहना है कि अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगे हैं उनकी विवेचना की जाएगी और तिलक मार्ग थाने में ये एफआईआर दी, ये शिकायत दी गई है जिस पर पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। तो कहीं ना कहीं ट्विटर इंडिया जो है वो कानूनी अड़चनों से गिरता नजर आ रहा है। जिस तरह से लोनी में एफआईआर दर्ज हुई है और अब दिल्ली में एक शिकायत जो है वो दी गई है, तो कहीं ना कहीं ट्विटर इंडिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से लगातार ट्विटर इंडिया पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से ट्वीट हो रहे हैं और उन्हें सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आनंद। तो फिलहाल अब देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर कहें तो ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि ट्विटर के खिलाफ भी यहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है कि ऐसे वीडियो जब वायरल हो रहे थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया। ट्विटर इंडिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया से कांग्रेस टूलकिट मामले में पूछताछ की।
ये पूछताछ 31 मई को ट्विटर इंडिया के प्रमुख से की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु में ट्विटर इंडिया के प्रमुख से पूछताछ की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया कि भारत में बिजनेस करने वाली सोशल मीडिया साइट्स को भारत के संविधान का पालन करना ही होगा। अमित, देखिए, अब रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो भी सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज हैं, जो साइट्स हैं, वो भारत के संविधान का पालन जरूर करें। जी हाँ, बिल्कुल। जो नए आईटी एक्ट बने हैं उसे पालन करना पड़ेगा और ये भारत सरकार की तरफ से ये साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। और ट्विटर इंडिया जो है इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा था, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन इस याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जाहिर तौर पर जैसे ही इस पर सुनवाई होगी हम अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन ट्विटर इंडिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायतें दी जा रही है, जिस तरीके से कल गाजियाबाद पुलिस का रुख था और जिस तरीके से इस पूरे मामले में सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में, तो जाहिर तौर पे ये जो पूरा मामला है इससे कहीं ना कहीं ट्विटर इंडिया मुश्किलों में दिख रहा है। और गाजियाबाद पुलिस जो है, गाजियाबाद पुलिस भी एक्शन में है, दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है, क्योंकि लगातार जो है वो शिकायतें जो हैं वो दिल्ली में दर्ज कराई जा रही हैं। तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और जो नई दिल्ली पुलिस के डीसीपी है उनका साफ साफ ये कहना है कि इस पर वो लीगल एक्सपर्ट से वो जानकारी हासिल कर रहा है कि इस पर क्या करना है आगे। इस पर एफआईआर अभी तक दर्ज हुआ नहीं है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो सकता है। इस पर लीगल एक्सपर्ट से जानकारी पुलिस ले रही है। तो वहीं जिस तरीके से भारत सरकार का रुख रहा है और भारत सरकार के रुख के खिलाफ ट्विटर इंडिया पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट, हालांकि इस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन नए जो कानून नए एक्ट के तहत जो उसे कानूनी सुरक्षा से बाहर, कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर किया गया ट्विटर इंडिया को, उसके बाद ट्विटर इंडिया के खिलाफ यह पहला मामला है गाजियाबाद पुलिस ने जो दर्ज किया है। और जाहिर तौर पे जब मुकदमा दर्ज हो गया है तो उसके जो आगे की जो प्रोसेस है उसके अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। उस पूछताछ में बुलाने से पहले ट्विटर इंडिया के अधिकारियों को नोटिस दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे ट्विटर इंडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और एक तरफ तो गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और कहीं दिल्ली पुलिस ने अपने लीगल एक्सपर्ट से जानकारी के बाद कहीं मुकदमा दर्ज कर लिया, तो मुश्किलें और बढ़ सकती है। जी ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बढ़ रहे हैं आगे। अब खबर लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान से जुड़ी। मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, ये भी एक गैर संवैधानिक बात है। जिस तरीके से उनको चुना गया, ये प्रक्रिया गलत है। चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? और बड़ी खबर लोक जनशक्ति पार्टी से, पार्टी पर कब्जे की लड़ाई अब और तेज हो गई है। पटना में आज एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस एक अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। हालांकि कल चिराग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। बैठक कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के घर पर होगी। वहीं चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बिहार एलजेपी का अध्यक्ष बनाया है और अब तक राजू तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष थे। राजू तिवारी को प्रिंस राज की जगह बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले कल पशुपति पारस पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े और फूलों के साथ उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ चिराग समर्थकों ने पटना के एलजेपी दफ्तर पर हंगामा किया और पार्टी दफ्तर के बाहर उनके विरोध में काले झंडे तक दिखाए। इन लोगों ने पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प तक हुई। चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई में उनके समर्थकों ने पशुपति नाथ पारस समेत लोजपा के 5 सांसदों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ जश्न मन रहा है जब पटना पहुंचते हैं पशुपति पारस, वहीं दूसरी तरफ जमुई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। जो कदम पशुपति पारस ने उठाया उसको लेकर चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो अब सड़कों पर हैं और वो इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं कि इस पर सहमति बननी चाहिए, चिराग को शामिल किया जाना चाहिए। चिराग को ऐसे दरकिरार कर देना वो ठीक नहीं है। तो फिलहाल आज जो प्रमुख चीजें रहेंगी आपको बता दें, आज अब से थोड़ी देर बाद जानकारी मिल रही है कि एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस एक अहम बैठक करेंगे।
इससे पहले चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग ने चाचा पर बड़ा हमला किया और आरोप ये लगाया कि उनके पीठ पीछे पार्टी को तोड़ने की साजिश की गई, जिसकी वजह से वो अलग थलग पड़ गए। इसके जवाब में चाचा ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। और ये संपर्क नहीं होने के बाद, ये संवादहीनता आने के बाद मैंने स्वतः अपनी तरफ से मैंने होली के दिन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एक कठिन दिन था, आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे, पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया। और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए, आके आप मुझे बुला लीजिए, जो भी आप अपनी बातों को रखिए। पार्टी में तानाशाही व्यवस्था है, नेता परिवर्तन होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जी ने हम लोगों की बात को सुन करके और लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन किया कि अभी ये 6 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी का है, इसके संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, न कि चिराग पासवान। हमारा जो पार्टी का संविधान है, हमारे पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक पद, ये तो संविधान की कॉपी मैं पढ़वा देता हूँ। चिराग पासवान जी 2013 से ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं और जब 2019 में हम लोग लोकसभा चुनाव जीत के गए तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, ये भी एक गैर संवैधानिक बात है। सिर्फ नॉमिनेट हुआ, कोई की एक आदमी ने प्रस्ताव किया और लोग समर्थन कर दिया। इतना ही नहीं, चिराग ने दावा किया कि वो ही पार्टी चीफ हैं, लेकिन चाचा ने पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के हिसाब से ही फैसला लिया गया। जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूं, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। हमारा जो पार्टी का संविधान है, हमारे पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक पद, ये तो संविधान की कॉपी मैं पढ़वा देता हूँ। चिराग पासवान जी 2013 से ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं और जब 2019 में हम लोग लोकसभा चुनाव जीत के गए तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, ये भी एक गैर संवैधानिक बात है। सिर्फ नॉमिनेट हुआ, कोई की एक आदमी ने प्रस्ताव किया और लोग समर्थन कर दिया। इस वक्त 2 सहयोगी साथ हैं। चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं और अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, चिराग के घर के बाहर से। जल्दी से पहले चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। और चंद्रमोहन, ये लड़ाई तो देखिए लंबी चलती जा रही है, दोनों संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तो अध्यक्ष पद का चुनाव कर रहे हैं चाचा, तो अब भतीजे की रणनीति यानी चिराग पासवान की रणनीति आगे क्या हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आज अध्यक्ष पद का चुनाव है और इसको लेकर तैयारी चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह को बनाया गया है और उन्हीं के घर पर ये तैयारी चल रही है। 11 बजे के करीब पार्टी के नेता और जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद मीटिंग होगी। 11 बजे से 3 बजे तक का नॉमिनेशन का वक्त रखा गया है और पशुपति पारस
पहले आएंगे और उसके बाद नॉमिनेशन करेंगे, फिर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी और 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उसमें यह ऐलान होगा कि पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो ये तस्वीर जो है वो सूरजभान सिंह जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अभी हैं उनके घर की है। और आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें पशुपति पारस को पहले बधाई दी गई है। जाहिर सी बात है आज जो चुनाव होना है ऐसे में उससे पहले जो है पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो यहाँ पर इनके घर पर पहुँचेंगे। उसके बाद बैठक होगी और उसके बाद फिर 3 बजे के बाद यह ऐलान किया जाएगा कि पशुपति पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। जिस तरह से चाचा और भतीजे की लड़ाई पिछले 1 महीने से चल रही थी, हालांकि वो बाहर नहीं आ पाई थी, लेकिन अब जो है वो पिछले 1 सप्ताह से जिस तरह से चाचा और भतीजे के बीच जो लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद यह पूरी तरह से सतह पर दिखने लगी, ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का जो है वो चाचा और भतीजे के बीच पार्टी को लेकर लड़ाई शुरू हुई और फिर अब जो है आज ऐसा नौबत आ गया है कि चिराग पासवान बिल्कुल पार्टी से अलग थलग हैं और अभी आज जो बैठक होनी है उसमें पशुपति पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे और संसदीय दल के नेता आज से 4 दिन पहले चुन लिए गए हैं। तो चाचा और भतीजे की लड़ाई में अभी पशुपति पारस बिल्कुल भारी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता और नेता हैं वो पशुपति पारस के साथ हैं और जो पार्टी के 5 सांसद हैं वो भी पशुपति पारस के साथ मौजूद हैं। कुछ पार्टी के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। विश्वकर्मा जी, ये बताइए आज का क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम में संसदीय दल का बैठक है, कार्य समिति का बैठक है। उस बैठक में सब लोग हम लोग जो मेंबर हैं कार्य समिति के सदस्य लोग सब हम लोग वही बैठक में यहाँ आते हैं। बैठक में क्या होता है हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सूरजभान जी ने बुलाया है, इसमें हम लोग तैयारी पूरी हो गई है। जी हाँ, वो बुलाए हैं। अब बैठक में क्या निर्णय होता है और उसके बाद निर्णय क्या होना है? पशुपति जी फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? एकदम बनेंगे। जो कार्य समिति का निर्णय होगा उस अनुसार काम होगा, बनेंगे। 3 बजे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जाएगा? नहीं, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे है अब पार्टी कार्यालय में। उससे पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करी जी हाँ, चुनावी प्रक्रिया अभी यहाँ पूरी होगी। चंद्रमोहन जरा रहिए आप साथ, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। यही नहीं, देखिए चिराग ने ये साफ कर दिया कि अपने हक के लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। इस चाचा पारस ने पलटवार करते हुए इस पर उन्हें हारा हुआ जुआरी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नसीहत दे दी। संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े। क्या इसमें कोई हम मना करते हैं? लंबी लड़ाई ये लड़िए, कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, इसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हारा हुआ जुआरी कोर्ट जाता है, जीता हुआ जुआरी कोर्ट नहीं जाता। अमित, आप चिराग पासवान के आवास के बाहर हैं, कुछ हलचल देख रहे हैं, क्या वो भी आज कुछ एक्शन ले सकते हैं? जिस तरीके से आज हम पशुपति पारस को देख रहे हैं, वो बैठक करने वाले हैं और आखिरकार दोनों जो दावा ठोक रहे हैं पार्टी पर और दोनों संविधान की बात कर रहे हैं, एलजेपी किसकी हो गई अब? देखिए फिलहाल यहाँ पर हम चिराग पासवान के यहाँ मौजूद है और नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एकदम खामोश है, यहाँ पे कोई विजिटर्स की आवाजाही नहीं है। हालांकि कल हमने चिराग के कुछ समर्थकों को देखा था पशुपति पारस के यहाँ, लेकिन अभी फिलहाल चिराग पासवान के इस जगह पर, इस आवास पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी अभी हमें हलचल नहीं देखने को मिल रही है। और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का दावा किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने कार्य समिति की बैठक बुलाई है, लेकिन अभी फिलहाल क्या कार्रवाई हो रही है, कैसी मंत्रणा हो रही है, उसको लेकर हलचल हम उनके घर पर नहीं दे सकते हैं। और जो पूरे जो प्रकरण 2-3 दिन से जो हुए हैं, अभी फिलहाल चाचा पारस का पड़ला यहाँ पर भारी होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि किन किन समर्थकों को पार्टी के और किस फोरम पर चिराग लाने की कोशिश करते हैं आने वाले कुछ समय में। अभी तक उनकी ओर से आज भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से। ठीक है, रहिए जरा आप साथ। चिराग पासवान ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद जेडीयू पर भी उन्होंने हमला बोला था। चिराग ने जेडीयू पर पार्टी तोड़ने और दलितों के बीच फूट डालने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब जेडीयू की तरफ से इसका जवाब आया।
जो गरूर और घमंड में जीते हैं उनके साथ यही होता है। जब आईना देखते हैं तो पता चलता है इतना छोटा सा मुंह। अब झूठ मूठ का हमें कोस रहे हैं, क्या फायदा। चिराग तले अंधेरा तो हमेशा होता है। चचा भतीजा के इस विवाद में हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं। हमने तो उस वक्त भी कहा था चिराग जी को कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो एनडीए 7 में लड़के 40 में 39 सीट जीतती है, एक चिराग पासवान की नासमझी के कारण, राजनीतिक नासमझी के कारण लोजपा न सिर्फ अलग हुई बल्कि एनडीए का परफॉर्मेंस खराब हुआ। आज उन्होंने खुद माना। तो राजनीतिक नासमझी, नासमझ राजनीतिक फैसले इसी को कहते हैं, और क्या कहेंगे। चंद्रमोहन, अब से थोड़ी देर में बैठक होनी, जरा वक्त बताइएगा, और क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां शुरू हो गया? बिल्कुल, देखिए हम अभी सूरजभान सिंह के घर पे मौजूद हैं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकती हैं। यहाँ पर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं और तकरीबन 11 बजे से यहाँ पर बैठक शुरू होगी और पशुपति पारस उसी समय नॉमिनेशन करेंगे। 11 बजे से 3 बजे का वक्त रखा गया है और 3 बजे आधिकारिक रूप से यह बताया जाएगा कि पशुपति पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। उससे पहले जो है वो सूरजभान सिंह, जो अभी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, उनके घर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। जो पार्टी के सांसद हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई है, रामविलास पासवान हैं उनकी तस्वीरें हैं, और पशुपति पारस को बधाई दिया गया है संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद। और यह बधाई कौन दे रहे हैं? सूरजभान सिंह, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के और अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो ऐसे में अब तैयारियां चल रही हैं और यह माना जा रहा है कि 11 बजे से जो पार्टी के तमाम अधिकारी और नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस घर में बैठक होगी और बैठक के बाद फिर आगे की रणनीति बनेगी और फिर पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। जाहिर सी बात है, चाचा और भतीजे की लड़ाई में अभी पशुपति पारस भारी दिख रहे हैं। ठीक है, आप दोनों रहिए जरा साथ। 11 बजे पर नजर होगी क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बार फिर से चुनाव होगा और जाहिर तौर पर पशुपति पारस ही होंगे। 3 बजे बताया जा रहा है इसका ऐलान भी हो जाएगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। सचिन पायलट ने देर रात अपने समर्थकों के साथ एक अहम बैठक की और यह बताया गया कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। सचिन पायलट पिछले 6 दिनों से दिल्ली दौरे पर थे और कल शाम को ही वो जयपुर पहुंचे। इस बीच कांग्रेस विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने एक लिखित बयान भी जारी किया। उन्होंने अपने बयान में मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वालों को सम्मान देने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि जल्द ही मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। इसी तरह विधायक इंद्रराज गुर्जर ने भी राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात दोहराई है। 2.5 साल का समय सरकार का बीत चुका है और कार्यकर्ता बड़ी आशाओं की नज़र से हमारी तरफ देख रहा है कि जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल मेहनत करके कांग्रेस का शासन बनाने का काम किया, उनको राजनीतिक नियुक्तियाँ मिलनी चाहिए। मंत्रिमंडल में काफ़ी पद खाली हैं, उनको भर के सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हम सब लोगों की मांग है और ये कोई गलत भी नहीं है कि कार्यकर्ताओं के हक की बात करना कोई गलत बात नहीं है। हम लोग यही करेंगे भाई, जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है उन लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, जरा बताइए किस तरीके से सियासी हलचल वहां पर बढ़ रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक जो कल रात हुई, क्या कोई बयान सचिन पायलट का सामने आया कि कांग्रेस की तरफ से जो ऑफर मिला उसको वो स्वीकार रहे हैं या नहीं? देखिए, इस वक्त मैं सचिन पायलट के घर पे हूँ और तस्वीरें आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल कल से दरवाज़ा बंद है। कुछ विधायक आए थे, रात को मीटिंग हुई थी, उसके बाद में आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। जो अंदर से मैसेज है कि वो सचिन पायलट किसी से नहीं मिलेंगे। तो अभी सचिन पायलट इस को लेकर रात को चर्चा हुई, उसके बाद में आगे की रणनीति क्या है उसका खुलासा नहीं हुआ कि करेंगे क्या, क्योंकि पार्टी की ओर से लाल झंडी हो चुकी है। उसके बाद में कि जो ये लगातार मांगे कर रहे हैं उसको लेकर जो पार्टी समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, सबसे बड़ी मांग है, और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, बड़े अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। अभी हमने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात की थी, उनसे जरूरी सवाल पूछा था हमने कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कब होंगे। तब उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस तो शुरू हो चुका है, नीचे के लेवल पे शुरू हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब आगे ऊपर आएगा। अभी पार्षदों का मनोनयन हुआ, लेकिन जैसे ही उनसे ये सवाल पूछा गया कि सचिन पायलट की मांगों का क्या हुआ, क्या उस पर कोई सहमति बनी, बात हुई है, तब उन्होंने हाथ जोड़ा, नमस्कार किया और चल दिए, यानी कि बात नहीं करना चाहते हैं।
जो अशोक गहलोत कैंप के नेता हैं ज़्यादातर इस पूरे मामले में बात करने से बच रहे हैं और अब सचिन पायलट को तय करना है कि आगे क्या करेंगे। कई इनके समर्थक कह रहे थे कि उनके काम नहीं हो रहे हैं जिलों के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ धरना देंगे, लेकिन सचिन पायलट ने भी कुछ नहीं कहा। ने उन्होंने ये खुलासा किया कि वो क्या करने वाले हैं, उसी का इंतजार किया जा रहा है कि आगे का स्टेप क्या होगा। क्या वो आगे जाएंगे या फिर इंतजार करेंगे या पार्टी आलाकमान ने कोई उनको भरोसा दिलाया। जी ठीक, भवानी रहिए जरा आप साथ। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। डोटासरा साहब, जो ये आपने फैसला किया रीट वाले मामले में, उस काफ़ी इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी राहत के लिए। देखिए, हम तो पहले ही कर रहे थे, लेकिन जून को ही हमारी टेंटेटिव डेट थी, लेकिन ये कोरोना आ गया और इतना भयंकर आया कि हज़ारों लोगों की जानें चली गई, देश में लाखों लोगों की जानें चली गई। अब चूँकि कोरोना वापस थोड़ा कम हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जिनको आस है, जिनसे हमने हमारी सरकार बनने से पहले वादे कर रखे थे कि आपको नौकरियाँ देंगे हम लोग, केंद्र की सरकार की तरह हम कोई झूठे जुमले नहीं फेंकते हैं, तो उनके लिए एक अवसर दिया है। और सितंबर की जो डेट हमने 26 तारीख दी है, मैं समझता हूँ कि अब कोई ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं कि जिसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो। और जो आर्थिक वर्ग जो है वो ईबीसी वाले, उनको भी मौका मिल जाएगा इसमें। किनको? हाँ, ईडब्ल्यूएस वालों को भी मौका दिया हमने, बिल्कुल। डोटासरा साहब, जो सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, कब तक हो जाएंगे? जिला और ब्लॉक स्तरीय अपॉइंटमेंट तो हो रहे हैं, आपने देखा होगा, रोजाना निकल रहे हैं, ये सतत प्रक्रिया है, होते रहेंगे। सचिन पायलट जी की मांग पर कोई विचार हुआ? धन्यवाद। देखिए भवानी, यहाँ पर तमाम बैठकों का दौर तो जारी है। सचिन पायलट क्या मानते हैं इस पर देखना होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो स्पष्ट है कि 3 जो पद हैं उन्हीं को मंत्री पद के उनके कोटे से मिल सकते हैं। आपके साथ कोई मौजूद है क्या? हासिल जैसे कुछ खड़ा किया जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। किसी को भी सम्मान देना गलत चीज़ है। भवानी, इसको नकारा नहीं कर सकता कि सचिन पायलट। भवानी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सवाल दोहराएंगे मुझे? जी, आपके साथ कोई दिख रहा है, बात करिएगा जरा। और किस तरीके की हलचल अब आगे बढ़ती, क्या सचिन पायलट कोई बयान दे सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं? क्या कल की बैठक में कुछ नतीजा निकल गया कि ऑफर मानेंगे या नहीं मानेंगे? देखिए, समर्थन जताने के लिए काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं उनके समर्थन में। कहाँ से आए और क्या है? सर, मैं नितिन शर्मा पिलानी विधानसभा से आया हूँ और मैं यूथ कांग्रेस का चेयरमैन हूँ पिलानी विधानसभा से, और समर्थन जताने के लिए आए हैं। हम ये दर्शा रहे हैं कि पूरा राजस्थान यूथ, बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब सचिन सर के साथ एकजुटता से खड़े हैं। और हमारा ये संदेश है कि जिस तरीके से जो ये रवैया अपना रखा सरकार ने अपने ही सबसे बड़े कद्दावर नेता के खिलाफ, ये बहुत गलत बात है। सर, इसकी सार भंगिमा को समझा जाना चाहिए और सचिन पायलट जी को। और जो उनकी पार्टी को क्या कहेंगे? पार्टी आलाकमान तो नहीं सुन रहा, मुख्यमंत्री भी नहीं, पार्टी आलाकमान नहीं सुन रहा है, पर ये आलाकमान वो कहते हैं ना कि जब देर हो जाती है तब बाद में बात की समझ में आती है। तो ऐसा पार्टी आलाकमान को आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों मानना पड़ेगा। ऐसे अगर पार्टी आलाकमान नहीं मानते जाएंगे तो आपको पता ही है जैसे कहाँ से हम कहाँ तक सिमट गए हैं ऑल ओवर इंडिया में। आप लोग क्या करेंगे? अब बातें तो 6 दिन पायलट साहब वहाँ रहकर आ गए दिल्ली के अंदर, उनकी किसी से मीटिंग नहीं हुई बड़े नेताओं से। यहाँ चीफ मिनिस्टर 2 महीने के लिए क्वारंटाइन है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या करेंगे? ये सियासी ड्रामा है। क्वारंटाइन जब अशोक गहलोत जी पहले थोड़े दिन तो पहले नहीं हुए, पहले क्या कोरोना नहीं था, सबसे मिल रहे थे, और फिर इनके बागी से इनके बसपा वालों के बदले सुर आ गए। अब ये सचिन सर की नियुक्तियां रोकने के लिए, बस इनको दरकिनार करने के लिए 2 महीने क्वारंटाइन कार्ड चला गया है। तो अशोक गहलोत सर में हमारी भी निष्ठा है, वो जननायक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं पिछले कार्यकाल इसमें भी। पर ये जो पेच फंसा रखा है, ये सबसे बहुत बुरा पेच है। अशोक गहलोत से विनम्र निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं के, पूरे राजस्थान से वर्कर का, हम आज जी जान से कल थे अशोक गहलोत जी के साथ जब पार्टी बनी थी। तो क्या सचिन पायलट के लिए क्या चाहते हैं? क्या सचिन पायलट जी से हम ये चाहते हैं, पार्टी का आला कमान जो उनको निर्देश देगी ना, वो मान लेंगे, चाहे उनको कोई पद देते हैं या नहीं देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल, तो कुल मिलाकर सचिन पायलट अब क्या निर्णय लेते हैं? पहले ये बताया गया जब वो दिल्ली से जयपुर लौटेंगे तो मीटिंग करेंगे, जो मीटिंग उन्होंने कल ही की अपने समर्थकों के साथ। और उसके बाद अब सचिन पायलट क्या कहते हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से जो ऑफर मिला है उसको स्वीकारते हैं या नहीं, ये देखना होगा।
बढ़ रहे हैं आगे। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। वहीं नेपाल में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पश्चिम चंपारण जिले की सीमा से लगने वाले नेपाल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। हम आपको जरा 6 तस्वीरें ये दिखा दें। पहली तस्वीर बिहार के बगहा की है। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ गया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। यहाँ तक कि इलाके के ज्यादातर जो सड़कें हैं वो टूट गई, तो वहीं कई गांवों का संपर्क भी टूट गया। लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए अब कमर तक पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। बिहार के ही बेतिया की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। पानी भरने की वजह से कई इलाकों को देखा हमने टापू बनते। तीसरी तस्वीर झारखंड के धनबाद की, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। घरों में पानी घुस गया, सड़कें टूट चुकी हैं। पिछले कई सालों से गांव में नाला बनाने की मांग की जा रही है ताकि बारिश का पानी आसमान से आसानी से निकल सके, लेकिन अधिकारियों ने लोगों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात से नाराज एक पार्षद भारी बारिश के बीच ही नाली में धरने पर बैठ गए। चौथी तस्वीर सिंहभूम की है, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई। जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी। पांचवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बिहार के मुंगेर की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोग अब दिक्कत महसूस कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि वहां गांव के गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। मकानों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। छठी तस्वीर भी जरा देख लीजिए। केरल के कोझिकोड की है, जहां लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा और इस दौरान उफान पर आई नदी को देखकर ऐसा लगा मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। महाराष्ट्र के जालना से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक उफनती नदी को पार करने के चक्कर में 2 भाई बह गए। इस घटना में एक की मौत हो गई जबकि दूसरे को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि ये कल शाम की घटना है। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद नदी उफान पर थी। जो वीडियो सामने आया उसमें उफनती नदी को दोनों भाई पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद तेज धार की वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वो बह गए। इसके बाद वहां हाहाकार मच गया। दोनों भाइयों को बचाने के लिए लोग दौड़ने लगे। एक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरे की मौत हो गई। उधर नेपाल के सिंधुपाल चौक इलाके में भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी में बाढ़ आ गई। देखते ही देखते सैलाब का पानी आसपास के कई गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बड़ी तबाही हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वहां तबाही का मंजर दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से गांवों में कीचड़ भर गया। कई मकान जमींदोज हो गए। करीब 200 घरों को नुकसान पहुंचा। खबर है कि अब तक इस भयानक बाढ़ की वजह से वहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं, जिन्हें तलाशने के लिए वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशंका ये जताई जा रही है कि भारी बारिश की वजह से एक ग्लेशियर टूट गया था, जिसकी वजह से नदी में बाढ़ आ गई। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नेपाल में सैलाब से तबाही मची है। आसपास जो नदी के आसपास रह रहे हैं लोग, मकान जो हैं, वहाँ लोग अब डर से रह रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और बहाव ऐसा कि मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये रखती हो। वहीं जो लोग फंसे हैं उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में जहाँ पानी भर गया है तो लोग मदद के लिए निगाहें टिकाए बैठे हैं और ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से कई लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। वहीं केरल के कोझिकोड समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ तक कि कई इलाकों में नदियों का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी मानसून जमकर बरस रहा है। वहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गांवों को शहरों से जोड़ने वाले रास्ते में पानी भर चुका है। कच्चे रास्ते पानी में बह चुके हैं। यही नहीं, नदी पर बने पुल के ऊपर से भी पानी बहना शुरू हो चुका है।